हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रेनू गहलोत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 16 का वन शॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वन शॉट के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आप मान के चलो 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम हम 45 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं, 45 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, जनरल बेसिक चीजें हैं इसमें। तो करें स्टार्ट आज का लेक्चर, बताओ करें स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर के नेम का मतलब जानेंगे। देखो चैप्टर का नेम क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है। तो जो प्रबंधन वर्ड है बेटा, प्रबंधन वर्ड का मतलब होता है रख रखाव। क्या होता है इसका मतलब, रख रखाव। और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से मिलता है। प्रकृति से, नेचर से हमें क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलो सूर्य का प्रकाश नहीं, आप मान के चलो मिट्टी मिलती है, जल मिलता है, क्लियर है, कोयला मिलता है, लकड़ी मिलती है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव करना क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। तो वो संसाधन जो हमें किससे प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उन संसाधनों का रख रखाव करना। तो देखो वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं तथा मानव के लिए उपयोगी है, ऐसे संसाधन जो हमें कहां से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, और किसके लिए उपयोगी है, मानव के लिए उपयोगी है, उन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले और हमारे लिए उपयोगी है, जरूरी है, उसे हमने प्राकृतिक संसाधन बोला है। फिर देखो मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, जल, वन आदि, ये सब क्या है, मिट्टी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल हो गया, वन हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें दिए हैं। और इन्हीं का प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव करना ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव करना ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। क्लियर। फिर देखो जैसे कि ये जल हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ये कोयला हो गया, क्लियर, यहां से ये गैसेस निकलती है आपकी, ये आपकी मिट्टी हो गई, ये आपकी लकड़ी वगैरह हो गई, ठीक है। फिर आती है गंगा सफाई योजना, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गंगा सफाई योजना। देखो ये आपकी एक गंगा नदी, मान के चलो ये कोई भी रिवर है, कोई भी गंगा नदी है। अब ये गंगा नदी क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। इस गंगा नदी को दूषित हो चुकी है, तो इसको साफ करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया, गंगा सफाई योजना, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी लागत के, मतलब बहुत खर्चा किया गया, और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था सिर्फ और सिर्फ गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया था। गंगा दूषित हो रही थी, उसका पानी दूषित हो रहा था, ठीक है। और एक बैक्टीरिया होता है कोलिफिलिया नामक बैक्टीरिया, जो मनुष्य की आंत में मिलता है। जनरली जब ये बैक्टीरिया गंगा के जल में मिलता है तो बताया जाता है कि गंगा का जल दूषित है, वो इंडिकेट करता है हमें, क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो देखो गंगा सफाई योजना एक कार्यक्रम है और करोड़ों रुपए की लागत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें खर्चा भी बहुत बड़ा आया था तथा 1885 में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गंगा सफाई योजना की स्टार्ट कब हुई, आपकी 1885 में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रारंभ किया गया, कि नए नए तरीके अपनाए गए और गंगा के जल को जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया गया, ठीक है। उसके बाद देखो कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति रोगजन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा जल को दूषित होना दर्शाता है। अगर जल में ये आपका सूक्ष्म जीव है तो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इससे। फिर बात करते हैं गंगा की। तो गंगा जो होती है हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 25 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। बता रखा है कि गंगा का उद्गम कहाँ होता है, हिमालय की गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक वो क्या करती है, यात्रा करती है। इस किनारे पर जैसे आपकी गंगा यहाँ से निकली, बहुत लंबी यात्रा करती है, ठीक है। अब रास्ते में बहुत सारे घर आते हैं तो वो अपना अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है।
तो उसके कारण गंगा दूषित हो रही है। दूषित क्यों हो रही है? जब गंगा यात्रा करती है, मतलब जहां से स्टार्ट होती है बंगाल की खाड़ी तक समाप्त होती है, बीच में बहुत सारे शहर आते हैं, वो शहर अपने अपशिष्ट पदार्थ जो भी होता है वो सब उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे गंगा का जल कैसा हो रहा है बेटा? दूषित हो रहा है। क्लियर? तो देखो, इसके किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गंगा के 100 से भी अधिक नगरों ने एक नाली में बदल दिया है। इन नगरों ने क्या करा? इसे नाली में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इसका मुख्य कारण है नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप, देखो उत्सर्जित मल, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित मल डाला जा रहा है, उसके अलावा और भी अन्य क्रियाकलाप है, जैसे उसके अंदर नहाना, कपड़े धोना, ठीक है, उसके अंदर नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख को बहा देना, शवों को बहा देना। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है? गंगा का जल दूषित हो रहा है। इन सब से कहीं ना कहीं आपका गंगा का जल दूषित हो रहा है। फिर देखो, यही नहीं, उद्योगों द्वारा मतलब बहुत सारी जो आप देखो फैक्ट्रियां वगैरह होती है, तो उसमें पानी वगैरह चाहिए होती है, तो फैक्ट्रियां वगैरह की अगर नदी के पास में ही लगा ली जाती है, फिर जो फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो सारा नदी में डाल दिया जाता है। ठीक है। यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जनों ने भी गंगा को प्रदूषित किया है। इससे विषैले आदि अन्य कारक होते हैं, जिससे जल की मछलियां मर जाती है। ठीक है। तो इन सब के कारण आपकी क्या हो रही है? गंगा प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है? गंगा स्टार्ट हो रही है आपकी गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। रास्ते में बहुत सारे शहर आते हैं, नगर आते हैं, वो अपना अपशिष्ट पदार्थ उसमें डालते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, शवों को बहा देते हैं, मृत व्यक्तियों की राख को बहा देते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां अपना अपशिष्ट पदार्थ डाल देती है। उन सब से गंगा दूषित हो रही है। इसी दूषित गंगा को साफ करने के लिए गंगा सफाई योजना चलाई गई, 1886 के अंदर चलाई गई थी। ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका 3R प्रणाली। क्या आता है? 3R प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 3R प्रणाली क्या होती है? देखो, आपका क्या होता है? रिड्यूस या फिर कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण, और रीयूज या फिर पुनः उपयोग। देखो ध्यान से समझना, कोई भी जो वेस्ट होता है आप क्या कर सकते हो उसका? देखो, मान लो कोई भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात करते हैं, वेस्ट की बात नहीं करते, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। देखो, आप कोई भी प्राकृतिक संसाधन है तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि उस प्राकृतिक संसाधन का आप कम से कम उपयोग करें। जैसे कि रूम में कोई नहीं है तो आप लाइट को बंद कर दो, जब वहां पर जरूरत है तभी उसका यूज करो। जनरली वहां पे कोई बैठा नहीं है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो उस सबको आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। तो क्या है? रीयूज मतलब कम उपयोग करना चाहिए। फिर देखो क्या होता है? पुनः चक्रण और रिसाइकिल। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह के जो सामान होते हैं उनको क्या करना चाहिए? रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है। और उसका क्या करना चाहिए? पुनः उपयोग करना चाहिए। और बस उसमें इतना पॉइंट है कि उसमें एनर्जी खर्च होती है। दूसरा आता है रीयूज। देखो क्या होता है, जैसे कि आपके लिफाफे वगैरह आते हैं, ठीक है, तो आप लिफाफों क्या करते हो? उसमें से पैकेट वो निकाला और लिफाफे को फेंक देते हो, तो आपको लिफाफे को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज कर लेना चाहिए। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको आप रीयूज कर सकते हो। तो प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं? हम ये 3R प्रणाली से कर सकते हैं, जैसे कि कम उपयोग से, और पुनः चक्रण से, और आपका रीयूज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, कम उपयोग में कि इसका अर्थ है कि आप कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें, कम से कम किसी भी वस्तु का उपयोग करें, अर्थात आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। आवश्यकता नहीं होने पर पंखे या बिजली का स्विच को बंद कर दें और टपकने वाले नल की मरम्मत करवाएं, जिससे जल की बचत होगी। जनरली आप देखते होंगे कि घरों में नल ऐसे ही चालू है, ठीक है, मतलब नल टपकता रहता है, तो धीरे धीरे वो नल टपक रहा है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, पानी का नुकसान हो रहा है। क्लियर। फिर देखो रिसाइकिल। पुनः चक्रण का अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु की वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए, पर इसमें ये प्रोसेस है कि इसमें एनर्जी खर्च होती है। जब आप उसको रिसाइकिल करोगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है बेटा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली बात है एनर्जी लगेगी। फिर देखो रीयूज की बात करते हैं। रीयूज क्या है? पुनः चक्रण, सॉरी पुनः उपयोग। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है। पुनः चक्रण में क्या करते हैं? एनर्जी लगती है, बट रीयूज में, पुनः उपयोग में एनर्जी नहीं लगती है। पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, और पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। जैसे प्रयोग में लिए गए लिफाफे को फेंकने से अच्छा है कि हम उसका पुनः उपयोग करें। प्रयोग में लिए गए लिफाफे को फेंकने से अच्छा है कि हम क्या करें? उसका रीयूज करें। क्लियर।
फिर एक पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है? प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमने बात करी कि भाई प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या होते हैं, हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि आखिर हमको इनके रख रखाव की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ कि इन प्राकृतिक संसाधनों को हमें रख रखाव करना पड़ रहा है। ठीक है, यही बात है कि प्राकृतिक संसाधनों की रख रखाव की आखिर जरूरत पड़ ही क्यों रही है। तो ध्यान से समझना, हमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये सीमित है, एक लिमिटेड मात्रा में ही है। अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे, जब हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे है, सबसे पहला पॉइंट सीमित होते हैं। जनसंख्या में तीव्र गति वृद्धि होने से सभी संसाधनों की मांग बढ़ गई है। अब क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है। अब तीसरा क्या है, इसका वितरण सभी वर्गों में समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको ज्यादा हक मिल गया प्रकृति के संसाधनों का यूज करने का और जो गरीब है उसके पास हक ही नहीं है, या फिर वो थोड़ा बहुत ही यूज कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, कई अगली पीढ़ी तक उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन को हम खुद ही यूज कर ले, हमको उसको आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें उसे लिमिट अमाउंट में यूज करना चाहिए, क्योंकि वो तो सीमित है। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, क्या आगे वाली पीढ़ी को मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा ना। जब हम इनका दोहन करें तो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, इन सब कारणों के चलते क्या करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का आपको प्रबंधन करना चाहिए। फिर लिखो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें केवल अपने लिए ही नहीं, प्राकृतिक संसाधन का जब भी हम उपयोग करें तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, ये तो हमारे हैं, तो जनरली हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचना चाहिए। प्रकृति में विरासत से मिले बहुमूल्य संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त करने का हक हमें नहीं है। जो प्रकृति ने ये बहुमूल्य संसाधन बनाए हैं, इन पे पूरा हक हमारा नहीं है कि हम इसे खत्म कर दे। ठीक है, दूसरों का भी हक है, जितना ये हमारे लिए है उतना ही दूसरों के लिए है। प्रकृति ने कोई ये थोड़ी बोला है कि तुम ये ज्यादा यूज कर सकते हो, नहीं ना, सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल है। अतः हमारी आने वाली पीढ़ी की धरोहर है, अतः इनका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो। क्लियर, बताओ क्लियर है। देखो कुछ नहीं देखा, सिंपल सी बात करी है हमने, सिंपल सा देखा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, क्या देखा, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। उसके बाद में हमने 3R वाली प्रणाली देखी और गंगा सफाई योजना देखी और प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव क्यों करना चाहिए वो देखा। क्लियर। फिर देखो, वन एवं वन्य जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वन्य एवं वन्य जीवन की बात करते हैं। तो एक लाइन लिखी है ऊपर, देखो, वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट होते हैं। तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं आपके, जैव विविधता और एक क्या आ रहा है, हॉटस्पॉट। क्या आ रहा है, एक जैव विविधता और एक हॉटस्पॉट आ रहा है, तो इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जैव विविधता की बात करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है बेटा जी, जैव विविधता होती है किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, जैव विविधता क्या होती है, किसी एक पाई जाने वाली क्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पेड़ पौधे, जीव जंतु की संख्या। क्या है जैव विविधता, जैव विविधता कुछ नहीं है बेटा जी, सिंपल सी बात है, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या। अगर उस विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या ज्यादा है तो वहां की जैव विविधता क्या है, ज्यादा है। अगर उस क्षेत्र में पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या कम है तो उस क्षेत्र की जैव विविधता कम है। सिंपल सा पॉइंट है। देखो, इस जंगल में पेड़ पौधे ज्यादा है, जीव जंतु ज्यादा है, तो वहां पर जैव विविधता अधिक है। वहीं अगर बात करें कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि वहां पर पेड़ पौधे भी कम हो गए, जीव जंतु भी कम हो गए, तो वहां की जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। सेम एज इट इज ये इसके लिए भी ये चीज लागू होती है।
फिर आता है आपका, पहले जैव विविधता की डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन हॉटस्पॉट देखते हैं। जैव विविधता क्या होती है? किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या, विभिन्न स्पीशीज की संख्या जैव विविधता कहलाती है। अगर वहां पर इन स्पीशीज की संख्या क्या होगी? अगर स्पीशीज की संख्या ज्यादा है तो जैव विविधता ज्यादा है, अगर स्पीशीज की संख्या कम है तो जैव विविधता कम है। उस स्पीशीज में क्या आ जाएंगे? आपके पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, क्या आएंगे? आपके पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे। क्लियर? अगर वहां पर क्या होगा, वहां पर स्पीशीज की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी, और उस स्पीशीज में क्या आ गया? कीट आ गए, सरीसृप आ गए, पुष्पीय पादप आ गए, बैक्टीरिया आ गए, पक्षी आ गए, कवक आ गए, ये सब आ गए। क्लियर? फिर देखो हॉटस्पॉट की बात करते हैं, जहां ऐसे क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्या है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया जहां पर जैव विविधता अधिक है, मतलब वहां पर जीवों की संख्या या फिर स्पीशीज की संख्या क्या है? ज्यादा है। स्पीशीज की संख्या ज्यादा है तो उसे आपने क्या बोल दिया? जैव विविधता बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर? तो वन की बात कर लेते हैं। वन के अंदर क्या होता है? वन जो होते हैं जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट होते हैं। इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीशीज की संख्या या फिर हाँ स्पीशीज की संख्या। अब स्पीशीज ज्यादा होगी तो जैव विविधता ज्यादा, स्पीशीज कम है तो जैव विविधता कम है। स्पीशीज में कौन कौन आ जाते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आ जाते हैं। फिर आती है बात हॉटस्पॉट की। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसे जैव विविधता के हॉटस्पॉट बोले जाते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं? यस या नो? बताओ बेटा। चले आगे। फिर देखो, फिर आता है स्टेक होल्डर। क्या होता है? स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। स्टेक होल्डर या फिर दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन किसी चीज के ऊपर आधारित होता है या फिर उस पर निर्भर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके स्टेक होल्डर बोलते हैं, दावेदार बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको वन से और वन्य जीव जंतु से बहुत प्रेम होता है, ठीक है। अब उन लोगों को वन और वन्य जीव जंतु से बहुत प्रेम है, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन उस वन पे और वन्य जीव जंतु पे निर्भर है। कहीं ना कहीं उनका जीवन उस वन पे और वन्य जीव जंतु पर निर्भर है। अब वो वन और वन्य जीव जंतु क्या हो गए उसके, इसलिए वो उसका क्या हो जाता है? दावेदार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका जीवन व कार्य किसी चीज पर आधारित हो या निर्भर हो, वे उसके दावेदार या फिर स्टेक होल्डर कहलाते हैं। वो उसके क्या कहलाते हैं? दावेदार कहलाते हैं या स्टेक होल्डर कहलाते हैं। वन के मुख्य रूप से 4 दावेदार होते हैं। वन के मुख्य रूप से कितने दावेदार होते हैं? 4 दावेदार होते हैं। स्थानीय लोग, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति और प्राकृतिक व वन्य जीवन प्रेमी, ठीक है। सिंपल सा है। स्टेक होल्डर क्या होता है? ऐसे लोग जिनका जीवन किसी एक चीज पर निर्भर होता है, उस पर डिपेंड करता है, उसे ही हमने क्या बोला है? उसके स्टेक होल्डर बोला है। देखो, स्थानीय लोग, वन के अंदर एवं निकट रहने वाले लोग, जो लोग वन के अंदर रहते हैं और वन के निकट रहते हैं, उनका जीवन भी पूर्ण रूप से वन पे डिपेंड है, ठीक है। तो वन के अंदर एवं वन के निकट रहने वाले लोग अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वन के दावेदार होंगे, स्टेक होल्डर होंगे। फिर आता है वन विभाग। वन विभाग क्या होता है? जिसको जो वन के अंदर होने वाले गैर कानूनी कामों को रोकता है, ठीक है। तो यही है कि सरकार का वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व होता है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों पर नियंत्रण करते हैं कि कोई इसका अति दोहन ना करे। क्लियर? उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति पत्तियों का यूज करते हैं किसको बनाने के लिए? बीड़ी बनाने के लिए। तो उद्योगपति तेंदू की पत्ती, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि तेंदू की पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वनों उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उद्योगपति क्या करते हैं? तेंदू की पत्ती का उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए, पेड़ का यूज करते हैं कागज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उनका जीवन भी किस पर निर्भर है? वन पर निर्भर करते हैं। और ये पॉइंट है कि वनों की किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं, अपने मांग के अनुसार ये अलग अलग क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। फिर आता है प्रकृति व वन्य जीव प्रेमी।
लोग। वन्य जीव तथा प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इनकी आद्य अवस्था से में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब वन के क्या होते हैं, दावेदार होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, वन के दावेदार होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें वन्य जीवों का संरक्षण, ये टॉपिक हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि हमें वन के वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए और उसके उपाय बताइए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वर्तमान समय के अंदर वन का जो आप बोल सकते हो कि देखो चलो, वर्तमान समय में औद्योगिक और सामाजिक विकास के कारण वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होने की प्रक्रिया असमान रूप से वृद्धि हुई है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज के कारण भी और कहीं ना कहीं सामाजिकता के कारण भी क्या हो रहा है कि वन्य जीवों की जो संख्या है उसमें क्या हो रही है, असमान रूप से मतलब उनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, और उनकी संख्या विलुप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण है सामाजिक व औद्योगिक विकास के लिए वन्य जीवों का अत्यधिक दोहन करना, जैसे कि बड़े बड़े जंगलों को काटकर भोजन की कमी पूरी करने के लिए खेत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और मान लो लकड़ियों को काटा जा रहा है जंगलों से। जब जंगलों से वन को ही काट लिया जाएगा, जंगलों से पेड़ पौधों को काट लिया जाएगा तो जीव जंतु कहां पर रहेंगे। जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो जीव जंतु ही नहीं रहेंगे वहां पर। तो अगर आपने पेड़ पौधों को हटाया तो जीव जंतु ऑब्वियसली बात है वो मर जाएंगे। ठीक है, फिर देखो इनके संरक्षण के निम्न उद्देश्य होने चाहिए कि इनके संरक्षण वन परितंत्र में संतुलन बनाए रखे, जीवधारियों की विविधता एवं आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षित करने हेतु हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, मानव खाद्य उत्पाद के लिए हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, उससे अनेक उद्योग एवं वन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। इन सब के लिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। और इस वन संरक्षण के कुछ उपाय, क्वेश्चन बन सकता है कि वन संरक्षण के क्या उपाय होने चाहिए। तो वन संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है कि वहां के जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि आपको इसकी देखभाल करनी है, और साथ ही साथ उनको क्या देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा हो गया चिपको आंदोलन के समान आंदोलन चलाने चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी चिपको आंदोलन क्या होता है। फिर देखो वन्य जीव से होने वाले लाभों एवं प्रसार के बारे में प्रसार करना चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए कि वन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उससे हमें कितनी इंपॉर्टेंट सामग्री मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें उसका अतिदोहन रोकना चाहिए। वन आरोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। वन उत्पादों को औद्योगिक उपयोग एवं अन्य उपयोग को कम करके औद्योगिक मतलब उनका सीमित उपयोग करना चाहिए, हद से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी चीज का आप यूज करो, नॉर्मली यूज करो वो ठीक है, बट हद से ज्यादा उसका यूज करोगे तो वो खराब होता है। बोलते हैं ना कि अति किसी चीज की भी बुरी होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल यूज करते हो लिमिट में यूज करो वो अच्छा होता है। ठीक है, बट हद से ज्यादा वो चीज गलत होती है, कहीं ना कहीं वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे फिर बात कर लेते हैं खेजड़ी आंदोलन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है खेजड़ी आंदोलन क्या होता है। देखो कहां पर हुआ, 1731 में हुआ, राजस्थान के जोधपुर जिले में। देखो खेजड़ी आंदोलन कहां हुआ, 1731 में राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर हुआ। वहां पर क्या हुआ, कुछ लोग थे, अब वो लोग क्या है, पेड़ को काटने आए। अब वहां पर एक लेडी थी अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां, और जो सारे गांव के लोग थे पेड़ों से जाकर चिपक गए। उन्होंने बोला कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, आपको अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले आपको हमसे गुजरना होगा। तो उन लोगों ने उन लोगों को भी काट दिया। वो लोग पेड़ से जल के क्या हो गए, खड़े हो गए, तो फिर उन्होंने उन लोगों को भी मार दिया और फिर उन पेड़ों को काट लिया। तो खेजड़ी आंदोलन कहाँ हुआ, 1731 में हुआ, राजस्थान के जोधपुर के पास खिजावरी गांव में खेजड़ी के वृक्षों के लिए हुआ, याद रखना। और इस आंदोलन में अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। इस पूरे आंदोलन में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। राजस्थान में विश्नोई समुदाय के लिए वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। ये लोग पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों से वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। मतलब जो ऐसे लोग हैं कि वन की अच्छी देखरेख करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता है आपका चिपको आंदोलन। तो याद रखना खेजड़ी आंदोलन खेजड़ी के वृक्षों के लिए किया गया था। अमृता देवी, उसकी 3 बेटियां और गांव के 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, वहीं बात करें चिपको आंदोलन, हिमालय के गढ़वाल नामक जिले में चला था ये आंदोलन।
तो देखो यह आंदोलन स्थानीय निवासी और वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम था। ठीक है, क्या हुआ, उस गांव के सारे जो भी आदमी थे वो बाहर गए हुए थे, सिर्फ गांव में फीमेल्स वगैरह ही थी। तो वहां पर क्या हुए, पेड़ काटने के लिए लोग आए, तो उनको क्या हुआ, वो सारी लेडीज क्या हो गई, पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने बोला आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, और फिर क्या हुआ, उन लोगों को हार मान के जाना पड़ा। ठीक है, तो यही है कि यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक, इंपॉर्टेंट है, हिमालय के गढ़वाल के रेनी नामक गांव की एक घटना है 1970 में प्रारंभ हुई। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार व स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था, ठेकेदार को। ठीक है, गांव के वृक्ष काटने का अधिकार किसको दे दिया गया था, ठेकेदार को। और गांव के लोग क्या चाहते थे कि पेड़ ना कटे, इसीलिए वो पेड़ों के चिपक गए जाकर, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन बोला जाता है। अतः एक निश्चित दिन ठेकेदार ने अपने आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे, सिर्फ वहां स्त्रियां बिना किसी डर के फौरन पहुंच गई और पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ों से चिपक गई। ठेकेदार के आदमियों ने वृक्ष को काटने से रोका एंड ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। देखो खेजड़ी आंदोलन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बलिदान हो जाता है। ठीक है, वहीं चिपको आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो ठेकेदार थे उनको हार मान के जाना पड़ता है। ठीक है, बताओ क्लियर है, कंफ्यूजन हो जाता है। चिपको आंदोलन खेजड़ी आंदोलन में बहुत बड़ा, जनरली बच्चे एक ही समझ लेते हैं इसको, बट बोथ आर डिफरेंस, दोनों अलग अलग होते हैं बेटा जी। क्लियर, चले आगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जल संरक्षण की। किसकी बात करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं। वन्य जीवों के बारे में बात कर लिया, वन्य जीवों के संरक्षण की बात कर ली, उसके लिए जो आंदोलन चले थे वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं जल संरक्षण की विधि, जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो कम हो रहे भूजल को, दिन ब दिन आप देखोगे भूमि का जल स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहे भूजल स्तर तथा पानी की कमी को जल से बचाने के लिए किए गए प्रयास जल संरक्षण कहलाते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य भूमि एवं जल को प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। इसके अंदर हम डैम्स की बात करेंगे। ठीक है, कुल्हर, ये क्या होती है, जल संग्रहण की एक विधि है कुल्हर। ठीक है, क्या होता है, हिमालय प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में 400 वर्ष पुरानी विधि होती है, स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ है, जिसे क्या बोला है, कुल्हर बोला है। ठीक है, ध्यान से सुनो, झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ियों पे नीचे लाया जाता है और निचले गांव तक लाया जाता है, मतलब गांव को पानी यूज करना है। अब जो झरने हैं उनसे छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है और उस पानी को कहाँ लाया जाता है, नीचे गांव तक लाया जाता है, फिर उस जल का यूज किया जाता है। और याद रखना, जो गांव दूर स्थित होता है उसे जल पहले दिया जाता है और जो पास होता है उसे जल बाद में दिया जाता है। इसे कुल्लू से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांव की सहमति से किया जाता है, सभी गांव वाले मिलकर इसको निर्माण करते हैं। कृषि के मौसम में जल सबसे पहले दूरस्थ गांव को दिया जाता है, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित उस गांव को, पास वाले गांव को जल दिया जाता है। कूलर की देखभाल के लिए, इसकी देखभाल के लिए 2 से 3 व्यक्ति रखे जाते हैं, जिन्हें वेतन कौन देता है। अब 2 से 3 व्यक्ति क्या करते हैं, कूलर का ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आए, और फिर उनको क्या दिया जाता है, वेतन भी दिया जाता है। कौन देते हैं, गांव वाले मिलकर देते हैं। तो गांव वाले वेतन देते हैं तथा सिंचाई के अतिरिक्त कूलर से जल का भूमि में अंतःस्रवण भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका भौम जल है उसके भी क्या होता है, बढ़ता है, जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता है। सरकार द्वारा कूलर की अभिग्रहण के बाद इसमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए हैं। ठीक है, सरकार का जब से उन पे हक हुआ है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस पे क्या हो गया, अधिकतर निष्क्रिय हो चुके हैं। जल के वितरण में आप की भागीदारी से पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई है। मतलब कि पहले जो व्यवस्था थी ना, जब गांव वाले उस पे नियंत्रण था, गांव वालों का, गांव वालों के हिसाब से वो चलता था, तब जल का संग्रहण अधिक होता था। फिर धीरे धीरे आधे से ज्यादा तो सूख गए हैं आजकल। क्लियर, कुछ नहीं है, जो झरने होते हैं उसे छोटी छोटी नालियां निकालकर नीचे गांव तक जल लाया जाता है, खेती के लिए यूज किया जाता है, बस सिंपल सा पॉइंट है। फिर आ गया आपका खदीन। ये भी क्या है, ये एक जल संरक्षण की विधि है। ठीक है, कहां पर अपनाई जाती है, ये जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है जो भारत के राजस्थान में कृषि के लिए उपयोग में ली जाती है। खादिम द्वारा जल के संग्रहण से सूखे की समस्या पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस विधि में पानी की बूंद बूंद का संरक्षण किया जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और नदी पुनर्जीवित हो जाती है। ये कुछ आपके
क्या है? जल संग्रहण की विधि है कि खादीन बड़े पात्र नारी, एक सेकंड, खादीन व बड़े पात्र में राजस्थान में संग्रहण किया जाता है, बांद्रा समताल में महाराष्ट्र में, बादिस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जाता है, अहार तथा पाइन बिहार में, तालाब जम्मू के कादी क्षेत्रों में किया जाता है, एरिस टैंक जो होते हैं तमिलनाडु में, सुरगम जो होता है केरल में, और कट्टा जो है कर्नाटक में। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियां है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियां है भौम जल के संग्रहण की। भौम जल के अनेक लाभ होते हैं। भौम जल क्या होता है? ऐसा जल जो भूमिगत होता है। भूमिगत जल के अनेक लाभ होते हैं। वाष्प बनकर उड़ता नहीं है परंतु आसपास फैलता है। क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। भूमिगत जल की बात हो रही है, ऐसा जल जो भूमि के अंदर उपस्थित है, वो जल वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, वहां पर जो वनस्पति उसको नमी प्रदान करेगा, मच्छरों की जनन का स्थान नहीं बनेगा। और भौम जल मानव और जंतुओं की उपस्थिति से झीलों में ठहरे पानी के विपरीत सूचित होने दूषित आएगा। एक सेकंड देखो, जो तालाब वगैरह में जल होता है उसके दूषित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, परंतु जो ये भौम जल है इसके दूषित होने के चांसेस क्या होंगे बेटा जी? इसके चांसेस कम होंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं हम बांध की। जल का संग्रहण करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। सबने देखे हैं बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े डैम, ठीक है? तो जल का संग्रहण करने के लिए बांध में जल संग्रहण काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। जो बांध है बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन्हीं बांधों में बड़े बड़े अमाउंट में जल का संग्रहण किया जाता है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए। देखा जाता है लाइट से बिजली बनाई जाती है, जल से बिजली बनाई जाती है, लाइट से बिजली नहीं बनाई जाती है, ठीक है? अब देखो क्या है, बांध के द्वारा बड़ी बड़ी नालियों पर बांध बनाकर, बड़ी बड़ी नदियों पर, एक सेकेंड, बांध के द्वारा बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी परियोजना चलाई जाती है, जिससे बहुत से अधिक लाभ है। ठीक है, बांध क्यों बनाए जाते हैं? अधिक मात्रा में जल का संग्रहण करना है तो बांध बनाए जाते हैं, और इस बांध से ही विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और ये बांध कहाँ बनाए जाते हैं? बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। क्लियर? ये नाम आपको याद रखने हैं, टिहरी बांध नदी, भागीरथी गंगा नदी, और सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर है। एक सेकंड, फिर जब बांध बनाते हैं तो बांध बनाने के कारण कुछ समस्याएं होती है। अब बांध बहुत बड़े होते हैं तो वहां पर जगह भी बहुत अधिक चाहिए। जब जगह अधिक चाहिए तो वहां पर कुछ समस्याएं आएगी, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या क्या होती है कि बांध बनाने के लिए बहुत से लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आर्थिक समस्या क्या हो गई? अगर बांध बनाना है तो बहुत अधिक धन लगता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बांध बनाने में ये तीन समस्याएं सबसे मेजर होती है। सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं एक और होती है। सामाजिक समस्याएं क्या होती है? बड़ी संख्या में किसान व आदिवासी विस्थापित होते हैं और उनको मुआवजा तक नहीं मिलता है। ठीक है, और आर्थिक समस्याएं, इसमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है, उस अनुपात के लाभ उन्हें नहीं मिल पाते हैं। फिर पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता को क्षति होती है। तो ये तीन मेजर क्या होते हैं? नुकसान होते हैं। किसके? आपके वन के। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक, कोयला एंड पेट्रोलियम। कोयला क्या है? वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, और पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम की बात करते हैं। कोयला व पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, याद रखना, इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार से ये अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। इनका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। अगर ये एक बार समाप्त हो गए, एक बार खत्म हो गए, तो इसका पुनर्निर्माण वापस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोयला। कोयले का निर्माण कब होता है? बहुत हजारों वर्ष पूर्व होता है। देखो, कोयले का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 300 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर वनस्पति के अपघटन से हुआ है। कोयला किससे बना है? पृथ्वी पर वनस्पति के अपघटन से बना है, अर्थात मृत वनस्पति से क्या बना है? कोयला बना है। देखो, हजारों वर्ष पूर्व मतलब बहुत हजार सालों पहले पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ वगैरह होते थे। ठीक है, फिर क्या आया? भूकंप आया। जैसे ही भूकंप आया, वहां की वनस्पति मिट्टी के
नीचे दब गई और वहां पर मिट्टी के नीचे क्या थी, ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, उच्च दाब था और उच्च ताप था, उसके कारण वो मृत सड़े गड़े पेड़ कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ है। तो अब वापस अगर कोयला खत्म हो जाता है तो क्या वापस कोयले का निर्माण हो सकता है क्या बेटा, बताओ? क्या अब अगर वापस कोयला खत्म होता है तो क्या वापस उसका निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बस इसीलिए। फिर बात करते हैं लास्ट पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से होता है। जब ये जीव जंतु मृत हो जाते हैं तब इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जम जाते हैं और इस पर मिट्टी की परत बन जाती है। देखो ये जो पेट्रोलियम है इसका निर्माण समुद्र में होता है मृत जीव जंतुओं से। जैसे ही जीव जंतु मृत हुए समुद्र के पैंदे में जाकर दम गए, उस पर मिट्टी जम गई। लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति व उच्च ताप के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। मृत जीव जंतुओं से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। देखो मृत पेड़ पौधों से कोयला बनता है, मृत जीव जंतु से पेट्रोलियम बनता है, याद रखना, मृत जीव जंतु से पेट्रोलियम बनता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम की तुलना में हल्की होती है। प्राकृतिक गैस के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखना। प्राकृतिक गैस जो होता है उसके नीचे पेट्रोलियम मिलता है आपको। एंड लास्ट टॉपिक नोट है, क्या वर्तमान समय में जिस दर से कोयले का उपयोग किया जा रहा है इसके अनुसार आने वाले 200 वर्षों में सारा कोयला खत्म हो जाएगा। कोयला कहाँ मिलता है? भूमि के नीचे मिलता है, ठीक है। तो अगर जिस स्पीड से अभी यूज कर रहे हैं तो आने वाले 200 वर्षों में ये कोयला खत्म हो जाएगा। और अगर पेट्रोलियम जो है 40 वर्ष तक ही उपलब्ध रहेगा, ठीक है। कोयला तो चलो मान लो 200 वर्ष तो चलेगा कम से कम, और ये जो पेट्रोलियम है आने वाले 40 वर्षों में ही खत्म हो जाएगा। फिर इसका सीमित उपयोग करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर आप कहीं बस में जा रहे हो तो आप बस में जाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि सब अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे, ठीक है। सब अपना अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे तो अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी ले जाएंगे तो अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी में उसको अलग अलग पेट्रोल चलेगा, नुकसान हो रहा है ना। इससे अच्छा हो कि एक ही में जाए। क्लियर? बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया हो? क्लियर? चले, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिंपल से पॉइंट है। क्वेश्चन बन जाएगा कि तेंदू की पत्ती का उपयोग किससे क्या बनाने के लिए किया जाता है? वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। चिपको आंदोलन किसने चलाया और खेजड़ी आंदोलन कहाँ हुआ, ठीक है। इसके अंदर अमृता देवी और वो उनकी 3 बेटियों की मृत्यु हुई, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।